मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सोचकर आज भी मेरे बूढ़े हाथ कांप जाते हैं। और मेरी उम्र अब 63 साल में हाथों का कांपना सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता। ये यादों की वजह से होता है, सच्चाई की वजह से, उन चीजों की वजह से जिन्हें मैं आज भी पूरी तरह नहीं समझा पाती। मेरा नाम काव्या है। मैं इसी घर में पैदा हुई थी, इसी कमरे में जहां आज मैं बैठी हूँ 63 साल पहले। लेकिन जब यह कहानी घटी तब मैं 18 साल की थी, जवान, भोली, और उस भेड़िए को बिल्कुल नहीं पहचान पाई जो हमारे बीच रह रहा था। चलिए आपको उन दिनों में ले चलती हूँ। हमारा घर उस वक्त भी पुराना था, लखनऊ के दिल में एक बड़ी सी हवेली, मोटी मोटी दीवारों वाली, जिन्होंने हमारे परिवार की 3 पीढ़ियां देखी थीं। मेरे पिता सूर्य प्रकाश एक सफल कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे। उन्होंने इसे शून्य से खड़ा किया था, ईंट दर ईंट, अपने हाथों से। जब तक मैं 18 साल की हुई, हम सिर्फ संपन्न नहीं थे, हम अमीर थे। उस तरह के अमीर जो ध्यान आकर्षित करते हैं, उस तरह के अमीर जिनके आगे लोग चेहरे पर मुस्कान लिए खड़े होते हैं लेकिन पीठ पीछे चाकू तेज कर रहे होते हैं। हमारी कहानी का वो चाकू था विशाल। विशाल मेरे पिता का 20 साल पुराना दोस्त था। 20 साल के रविवार के खाने, 20 साल की भाई यह और भाई वह। उन्होंने साथ में बिजनेस शुरू किया था। मेरे पिता अपनी दूरदृष्टि के साथ, विशाल अपने संपर्कों के साथ। कागजों पर यह सही था, लेकिन कागज झूठ बोलते हैं। जब मेरी माँ गुजरी, अचानक दिल का दौरा, डॉक्टर ने कहा, हालांकि मैं आज भी सोचती हूँ तो विशाल सबसे पहले हमारे दरवाजे पर था। उसने मेरे पिता को संभाला जब वे रो रहे थे। उसने अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। उसने सुनिश्चित किया कि हम खाएं, हम सोएं, हमारी दुनिया चलती रहे जब हमारी दुनिया ठहर गई थी। तुम भाग्यशाली हो कि विशाल जैसा दोस्त है, रिश्तेदार फुसफुसाते थे। वह परिवार जैसा है। मैंने विश्वास किया। मेरे छोटे भाई अरमान, 15 साल का, दुबला पतला, अजीब सा, ने भी विश्वास किया। यहाँ तक कि मेरे पिता ने भी, जिन्होंने अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करके एक साम्राज्य खड़ा किया था, विश्वास किया। लेकिन मेरी दादी, उन्होंने कभी विशाल पर भरोसा नहीं किया, एक पल के लिए भी नहीं। जब यह कहानी शुरू हुई तब दादी 82 साल की थीं, हमारे परिवार की असली मुखिया, कद में छोटी लेकिन मौजूदगी में विशाल। ऐसी औरत जो कमरे में आकर पूरे कमरे को चुप करा सकती थी। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा था, विभाजन, अपने माता पिता को खोना। उनकी आंखें कुछ नहीं छोड़ती थीं और उनकी याददाश्त कुछ नहीं भूलती थी। वह बहुत मुस्कुराता है, वह कहती थी। खाने की मेज पर विशाल को देखते हुए, जो आदमी इतना मुस्कुराता है वह कुछ छुपा रहा है। माँ प्लीज, मेरे पिता विरोध करते। विशाल मेरा दोस्त है, मेरा साझेदार है। साझेदार परजीवी बन सकते हैं बेटा। हम हंस देते। दादी बूढ़ी हैं, हम सोचते, बूढ़े लोग सब पर शक करते हैं, हम नहीं जानते थे, हम जान नहीं सकते थे। पहला संकेत दादी के गुजरने के 3 दिन बाद आया। वह सोते सोते चली गईं, शांति से। डॉक्टर ने कहा, बुढ़ापा। हमने उन्हें परिवार के कब्रिस्तान में दफनाया, प्रार्थनाएं की, आंसू बहाए। जिंदगी जैसे चलती है, चलती रही। लेकिन अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद कुछ बदल गया। मैं रसोई में चाय बना रही थी, वही रसोई जहां दादी ने मुझे खाना बनाना सिखाया था, जहां वह घंटों अपने मसालों और कहानियों के साथ बैठती थीं। और अचानक मैं ठिठक गई। हवा में चमेली की खुशबू थी। बस चमेली नहीं, दादी की चमेली, वह खास इत्र जो उन्होंने जीवन भर लगाया था, जो वह पुरानी लखनऊ की एक छोटी सी दुकान से मंगवाती थीं, जो अब मौजूद नहीं है। वह खुशबू जो घर में किसी और ने कभी नहीं लगाई थी। मैं अरमान की ओर मुड़ी, जो खाने की तलाश में आया था। क्या तुम्हें खुशबू आ रही है? उसने हवा सूंघी, उलझन में। कैसी खुशबू? चमेली गायब थी। मैंने खुद को समझाया, यह शोक है। मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। शोक में दिमाग अजीब चीजें करता है। लेकिन उस रात मैंने पैरों की आहट सुनी। हमारे घर में लकड़ी के फर्श हैं जो 100 साल से चरमरा रहे हैं। मैं हर चरमराहट जानती हूँ। मेरे दरवाजे वाली, दालान वाली, सीढ़ियों पर जहाँ तीसरी सीढ़ी हमेशा शिकायत करती है, यह अलग थी। ये नरम कदम थे, धीरे और जानबूझकर, सीढ़ियों से तहखाने के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए। मैं बिस्तर पर उठ बैठी। मेरा 63 साल का दिल 18 की तरह धड़क रहा था। घड़ी में 2:43 बज रहे थे। मैंने इंतजार किया, सुना, कुछ नहीं। अगली सुबह मैंने तहखाने का दरवाजा खुला पाया। वह हमेशा बंद रहता था, हमेशा। क्या तुम तहखाने में गए थे? मैंने पूछा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गई हूँ। मैं तहखाने में क्यों जाऊंगा? वहां अंधेरा है और डरावना है। दादी हमेशा कहती थीं, वहां से दूर रहो। मेरे पिता जा चुके थे। विशाल उन्हें जल्दी ही एक मीटिंग के लिए ले गया था। वे मीटिंगें अब अक्सर होने लगी थीं।
मैंने उस वक्त कुछ नहीं सोचा। 1 हफ्ता गुजर गया, खुशबुएं आती रहीं, चमेली, कभी कभी दादी के खाने की हल्की सी महक, वह खास मसाला मिश्रण जो वह इस्तेमाल करती थी और कोई दोबारा नहीं बना सका। चीजें हिलती थीं। दालान में लगी उनकी पुरानी तस्वीर एक सुबह दीवार की ओर मुड़ी हुई मिली। एक किताब उनके बेड साइड टेबल पर दिखी। हालांकि मैंने उनकी सारी चीजें बंद कर दी थीं। अरमान ने लाइट जलाकर सोना शुरू कर दिया। फिर एक शाम विशाल मेरे पास आया। मेरे पिता शहर से बाहर थे, एक और इमरजेंसी मीटिंग, और विशाल हमारी खैरियत पूछने आया था। काव्या बेटा, उसने कहा, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ, तुम दोनों के बारे में। इस बड़े घर में अकेले रहना, ये सुरक्षित नहीं है। हम ठीक हैं विशाल अंकल, मैंने हल्का सा हटते हुए कहा। हमारे पास एक दूसरे हैं, हमारे पास खाना बनाने वाली है। तुम्हें किसी की जरूरत है जो तुम्हारी देखभाल कर सके। उसका हाथ मेरे घुटने पर आया, बस एक पल के लिए, बस इतनी देर कि मेरी रूह कांप जाए। ऐसा एहसास जो मैं समझा नहीं पा रही थी। कोई जो सच में तुम्हारी परवाह करता हो। मैं अचानक असहज होकर उठ खड़ी हुई। हम संभाल लेते हैं, वह मुस्कुराया और चला गया। उसके जाने के बाद मैं कांपती बैठी रही। उस छू ने इतना गलत क्यों महसूस किया? वह परिवार जैसा था, है ना? उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर लेटी छत को देख रही थी। तभी मैंने फिर वही आवाज सुनी, पैरों की आहट। लेकिन इस बार वह तहखाने पर नहीं रुकी। वह सीढ़ियों से ऊपर आई, मेरे कमरे की ओर। मैंने बेड साइड टेबल से भारी पीतल का लैंप उठाया और सांस रोक ली। पैरों की आहट मेरे दरवाजे के बाहर रुकी। खामोशी। फिर 3 हल्की दस्तकें। मैं नहीं हिली, सांस नहीं ली। दरवाजे का हैंडल घूमा, धीरे धीरे। मैं चीखी और लैंप दरवाजे पर मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दालान खाली थी। मेरे पीछे अरमान का दरवाजा खुला। काव्या, क्या हुआ? मैं बोल नहीं पा रही थी, बस दरवाजे की ओर इशारा किया, हैंडल की ओर जो अभी भी हल्का सा हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ा हो। हम उस रात नहीं सोए। हम साथ बैठे रहे मेरे कमरे में, सुबह का इंतजार करते रहे। अगली सुबह मैंने पिता को फोन किया, सब बताया। खुशबू, पैरों की आहट, दरवाजे का हैंडल। वह काफी देर चुप रहे, फिर बोले, काव्या बेटा, शोक अजीब चीजें करता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कल ही मुझे लगा मैंने माँ को देखा। पिता, यह अलग है, यह असली है। बेटा प्लीज किसी से बात करो, डॉक्टर से, शायद मदद मिले। मैं उनकी बात मानना चाहती थी, लेकिन मेरे दिल में मैं कुछ जानती थी, मरे हुए हमेशा मरे नहीं रहते, कभी कभी उनका अधूरा काम होता है। उस रात अरमान ने मुझे 3 बजे झिंझोड़ कर उठाया। काव्या, उसने फुसफुसाकर कहा, मेरे साथ चलो। वह मुझे सीढ़ियों तक ले गया। वहां दीवार पर पुरानी फीकी स्याही से लिखा था, जैसी दादी अपनी चिट्ठियों के लिए इस्तेमाल करती थीं। भेड़िया दरवाजे पर है, किसी पर भरोसा मत करो, उन पर भी नहीं जो मुस्कुराते हैं। उसके नीचे एक तारीख थी, आज से 3 दिन बाद। मैंने अरमान की बांह पकड़ ली। क्या तुमने यह लिखा? उसने सिर हिलाया। मैंने इसे ऐसे ही पाया, सोते वक्त यह नहीं था। हम वहीं जमे रह गए। भेड़िया दरवाजे पर है, किसी पर भरोसा मत करो। और उस पल मैं जान गई कि भेड़िया कौन था। लेकिन मैं नहीं जानती थी विशाल ने हमारे लिए क्या योजना बनाई थी, या कौन हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरी दादी मर चुकी थी, है ना? अगले 3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे लंबे दिन थे, और मैंने लंबी जिंदगी जी है, 63 साल। तो मैं जानती हूँ कि क्या कह रही हूँ। मैंने पिता को दीवार पर लिखी बातों के बारे में नहीं बताया। क्या कहती कि उनकी मरी हुई माँ दीवार के जरिए संदेश भेज रही है? वह मुझे पागल खाने भिजवा देते। इसलिए अरमान और मैंने इसे अपने तक रखा। लेकिन हमने देखना शुरू किया, विशाल को देखना, सब कुछ देखना। पहली चीज जो मैंने देखी, विशाल की कार अजीब समय पर हमारे घर के पास खड़ी रहती थी। सामने नहीं, गली में थोड़ा आगे, कोने के आसपास, जहां उसे लगता था कोई नहीं देखेगा। लेकिन मैंने देखा, मैंने ध्यान देना शुरू किया। 18 साल में मैंने सीखा कि शक कैसा महसूस होता है। 63 साल में मैं जानती हूं कि इसी ने हमारी जान बचाई। दूसरी चीज, कागज। मेरे पिता कभी कभी अपनी मेज पर दस्तावेज छोड़ देते थे, कुछ खास नहीं उनके हिसाब से। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने चीजें गायब पाईं। पन्ने जो होने चाहिए थे, नहीं थे। और विशाल हमेशा उस अध्ययन कक्ष में होता था जब पिता घर पर नहीं होते थे। तीसरी चीज, अरमान ने एक फोन कॉल सुन ली, विशाल की, हमारे पिछवाड़े में, धीमी आवाज में बात कर रहा था। महीने के अंत तक सारी संपत्तियां मेरे नाम हो जाएंगी। बूढ़ा मुझ पर पूरा भरोसा करता है, बस बच्चों को संभालना है। अरमान ने यह मुझे आंखों में आंसू के साथ बताया। उसकी 15 साल की आवाज कांप रही थी।
काव्या, विशाल अंकल, वह सब कुछ चुराने की कोशिश कर रहा है जो कुछ पिता ने बनाया। मैंने अपने भाई को गले लगा लिया। मैं जानती हूँ, हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। हम पिता को बताना चाहते थे, लेकिन कैसे? और क्या वह हम पर विश्वास करते? विशाल 20 साल से उनका दोस्त था। हम सिर्फ बच्चे थे, शक और बिना सबूत के। बच्चे जो कथित तौर पर शोक में थे और चीजें कल्पना कर रहे थे। उस रात दीवार पर लिखा बदल गया। हम उसे देखने गए। अरमान हर सुबह उसे चेक करता था और नए शब्द थे। वही फीकी स्याही, वही पुरानी लिखावट, जिसे मैं अब अपनी दादी की लिखावट के रूप में पहचानती हूँ। इतने सालों के बाद भी। तहखाने की जांच करो, पुराने संदूक के पीछे। जो मिले उसे मीटिंग में ले आना। मीटिंग। पिता ने हमें उस मीटिंग के बारे में बताया था। एक बड़ी मीटिंग, 3 दिन बाद, जहां सभी साझेदार एक साथ होंगे। विशाल ने इसे आयोजित किया था। विशाल ने सब कुछ व्यवस्थित किया था। हम तहखाने में गए। हम दोनों में से कोई नहीं जाना चाहता था, दादी के जीवित रहते भी, लेकिन हम गए। पुराने संदूक के पीछे एक बक्सा था। एक छोटा धातु का बक्सा, झंग लगा हुआ, जिसका ताला हाथ लगाते ही खुल गया। अंदर चिट्ठियां थीं, दर्जनों। मेरी दादी ने लिखी थीं, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे हम नहीं जानते थे। जैसे जैसे मैंने पढ़ा, मेरा खून सर्द हो गया। वे विशाल के बारे में थीं, उसके पिता के बारे में। 40 साल पहले विशाल के पिता ने मेरे दादा का व्यवसाय नष्ट करने की कोशिश की थी। उसने झूठ फैलाए थे, ग्राहक चुराए थे। लगभग सफल हो गया था। मेरी दादी ने सबूत खोज लिए थे, चिट्ठियां, दस्तावेज, लेकिन उन्होंने उन्हें छुपा कर रखा। क्यों? आखिरी चिट्ठी ने सब समझाया। मैं ये बदले के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए रख रही हूँ। बेटा शायद बाप जैसा न हो, लेकिन अगर कभी उसका असली चेहरा सामने आए तो ये बता देंगे कि वह किस खून से आया है। भेड़िए अपनी प्रकृति नहीं बदलते, वे केवल बेहतर छुपना सीखते हैं। उसके नीचे अलग लिखावट में, ताज़ा, जैसे हाल ही में जोड़ा गया हो, हालांकि यह असंभव था। बेटा बिल्कुल बाप जैसा है। वह 15 तारीख को हमला करेगा। मीटिंग में उसे कुछ भी हस्ताक्षर करने मत देना। 15 तारीख, वह कल था। मैंने अरमान की ओर देखा। मेरी आवाज बस फुसफुसाहट थी। दादी को कैसे पता चला? वह मरने के बाद यह कैसे लिख सकती हैं? अरमान का चेहरा दूध जैसा सफेद था। काव्या, कहीं वह नहीं, कहीं वह अभी भी। मैं वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई। मैं नहीं करना चाहती थी। 18 साल में तुम सोचते हो दुनिया समझ गए हो। नहीं समझते। हमने बक्सा ले लिया और उसे मेरे कमरे में छुपा दिया। अगली शाम मेरे पिता जल्दी घर आए। वह थके हुए लग रहे थे, लेकिन खुश थे। वह खुशी जो दिल तोड़ देती है जब तुम जानते हो क्या आने वाला है। बड़ी मीटिंग कल, उन्होंने कहा, मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए। हम एक नया साझेदारी समझौता साइन करने वाले हैं। इससे व्यवसाय बढ़ेगा। यही वह अवसर है जिसका हम इंतजार कर रहे थे बेटा। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन अरमान ने मेरी ओर देखा और सिर हिलाया। अभी नहीं, जब तक सबूत न हो जिसे विशाल नकार न सके। 15 साल में मेरा भाई मुझसे ज्यादा समझदार था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर लेटी छत देख रही थी। तभी मैंने सुना, फिर वहीं पैरों की आहट। लेकिन इस बार वह अलग थी, नर्म, धीमी, और वह मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। मैंने लाइट जलाई। कोई नहीं, लेकिन मेरी ड्रेसिंग टेबल पर कुछ अलग था। दादी की पुरानी कंघी, चंदन की बनी, जो उन्हें उनकी शादी में मिली थी, वहां रखी थी, और उसके दांतों में सफेद बालों का एक गुच्छा फंसा था। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। ये कंघी तहखाने के बक्से में थी। मैंने इसे ऊपर नहीं लाया था। अरमान ने भी नहीं छुआ था। किसी ने छुआ था। तभी मैंने उसे सूंघा। चमेली, पहले से कहीं ज्यादा तेज, और एक फुसफुसाहट मेरे कान में, वह आ रहा है, छुप जाओ। मैं घूमी। कुछ नहीं, बस खाली कमरा, खुला दरवाजा। और फिर मैंने सुना, सीढ़ियों पर चरमराहट। कोई घर में था। मैंने अरमान को उठाया। पैरों की आहट नीचे की मंजिल में घूम रही थी। फिर अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुला। कागजों की सरसराहट। मैंने फोन उठाया और पिता का नंबर मिलाया। वह एक होटल में थे। फोन घंटी बजता रहा। कोई जवाब नहीं। पैरों की आहट सीढ़ियों से ऊपर आई। अरमान ने मेरी बांह इतनी जोर से पकड़ी कि नील पड़ गए होंगे। क्या करें? मैंने कमरे में चारों ओर देखा। खिड़की बहुत ऊंची थी, और तभी मैंने देखा, मेरे कमरे के कोने में एक आकृति, एक चेहरा। मैंने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन उस आकृति ने हाथ उठाया। पतली उंगलियां, झुर्रीदार त्वचा, एक अंगूठी जिसे मैंने जीवन भर देखी थी, मेरी दादी की अंगूठी। वह परछाई पास आई। मैंने उनका चेहरा देखा। मेरी दादी, कोई भूत नहीं, बस वह, ठोस, असली, वही सफेद साड़ी पहने जो वह जीवन भर पहनती थीं।
उन्होंने उंगली अपने होठों पर रखी। श्श। फिर उन्होंने अलमारी की ओर इशारा किया। मैं समझ गई। मैंने अरमान को खींचा और हम अलमारी के अंदर घुस गए। झिर्रियों से हम कमरा देख सकते थे वह परछाई धुंधली होती हुई। फिर बेडरूम का दरवाजा जोर से खुला। विशाल वहां खड़ा था, एक हाथ में चाकू, दूसरे में कागजों का ढेर। वह मेरे बिस्तर तक गया। उसका चेहरा किसी शुद्ध और बदसूरत चीज से विकृत हो गया। कहाँ हो छोटी काव्या? उसने फुसफुसाया। आ जाओ, जहां भी हो। उसने बिस्तर के नीचे देखा, बाथरूम, और फिर वह अलमारी की ओर मुड़ा। झिर्रियों से मैंने उसे आते देखा। उसका हाथ हैंडल की ओर बढ़ा और तभी बेडरूम का दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हुआ। विशाल घूमा। दरवाजा बंद था, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? उसने पुकारा। एक चरमराहट। कोने में दादी की झूलती कुर्सी हिलने लगी। आगे पीछे, अपने आप। विशाल ने उसे घूरा। चाकू उसके हाथ में कांप रहा था। तुम असली नहीं हो, उसने फुसफुसाया। तुम मर चुकी हो। मैंने तुम्हें दफनाते देखा। झूलती कुर्सी रुक गई। और फिर एक हंसी, धीमी, नरम, बिल्कुल मेरी दादी की हंसी जैसी, हर जगह से आ रही थी। विशाल भागा। वह कमरे से बाहर सीढ़ियों से नीचे भागा और हमने सामने का दरवाजा पटकते सुना। हम 1 घंटे उस अलमारी में रहे। जो देखा उससे स्तब्ध। जब हम आखिरकार बाहर निकले, कमरा खाली था। झूलती कुर्सी स्थिर थी, चमेली की खुशबू गायब थी। लेकिन मेरे तकिए पर एक फूल था, चमेली का फूल, ताज़ा तोड़ा हुआ, और मेरी ड्रेसिंग टेबल पर उसी पुरानी स्याही में लिखा, कल उसे हस्ताक्षर करने मत देना, मैं वहां रहूंगी। हम उस रात नहीं सोए। मीटिंग का इंतजार, ये देखने का इंतजार कि क्या मरे हुए हमें बचा सकते हैं। मीटिंग सुबह 10 बजे थी। मेरे पिता का ऑफिस लखनऊ के सबसे पुराने हिस्से में। सभी साझेदार वहां होंगे। विशाल ने सब कुछ व्यवस्थित किया था, दस्तावेज, हस्ताक्षर, गवाह। उसने इस दिन के लिए सालों इंतजार किया था। अरमान और मैं 9:23 पर पहुंचे। हमारे पास धातु का बक्सा था जिसमें चिट्ठियां थीं। हमारे पास सबूत था। लेकिन क्या मेरे पिता हम पर विश्वास करेंगे? क्या कोई करेगा? पिता अपने ऑफिस में थे, विशाल के साथ कागज देख रहे थे। जब हम अंदर गए, विशाल की मुस्कान लड़खड़ाई। बस एक पल के लिए, बस इतनी देर कि मैं उसके नीचे के राक्षस को देख सकूं। काव्या, अरमान, क्या सरप्राइज है? वह हमारी ओर बढ़ा, गले लगाने के लिए बाहें खोले। मैं पीछे हट गई जैसे वह आग हो। हमें आपसे बात करनी है पिता, मैंने कहा, अकेले में। मेरे पिता उलझन में दिखे। मीटिंग शुरू होगी बेटा। नहीं, अरमान ने कहा, और उसकी आवाज मैंने पहले कभी इतनी मजबूत नहीं सुनी थी। यह इंतजार नहीं कर सकता। विशाल की आंखें सिकुड़ गईं, बस थोड़ा सा, लेकिन उसकी आवाज चिकनी रही। बिल्कुल, मैं बाहर इंतजार करूंगा। जब दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, मैंने बक्सा पिता की मेज पर रख दिया। ये क्या है? उन्होंने पूछा। सबूत, मैंने कहा, कि विशाल हमें नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उन्हें चिट्ठियां दिखाईं, दादी की लिखावट, 40 साल पुराने सबूत। मेरे पिता चुपचाप पढ़ते रहे। जब उन्होंने सिर उठाया, उनकी आंखें गीली थीं आंसुओं से। ये चिट्ठी असली है, लेकिन नए संदेश। काव्या, ये समझ में नहीं आता। तुम्हारी दादी को मरे हफ्ते हो गए। वह कैसे? यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। विशाल कल रात हमारे घर में था, चाकू के साथ। वह हमें ढूंढ रहा था। मेरे पिता का चेहरा राख जैसा सफेद हो गया। हम अलमारी में छुप गए। और दादी, मैं रुक गई। कैसे समझाती क्या देखा था? कैसे कहती कि हमारी मरी हुई दादी प्रकट हुई? दरवाजा खुला। विशाल अंदर आया, उस मुस्कान के साथ जिससे मैं अब नफरत करती थी। सब ठीक है, हमें जल्दी शुरू करना चाहिए। मेरे पिता खड़े हुए। विशाल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम कल रात मेरे घर में थे? मुस्कान नहीं डगमगाई। कल रात? मैं सारी रात घर पर था। मेरी पत्नी से पूछ लो। फिर तुम्हारी कार वहां क्यों थी? विशाल का मुखौटा फिसला। चाकू, अरमान ने टोका। वह अब कहाँ है? उस पल मैंने भेड़िया देखा। अब कोई दिखावा नहीं। उसकी आवाज कठोर और खतरनाक थी। चुप रह, सूर्या, तू हमेशा अंधा रहा है। मैंने इंतजार किया, सही पल का। तू शोक में इतना डूबा था कि तुझे पता ही नहीं चला तेरा कारोबार बिखर रहा था। डील दर डील, पिता ने उसे घूरा। आज तू आखिरी टुकड़ों पर हस्ताक्षर करने वाला था। सब कुछ मेरा होता। वह फिर हंसा। लेकिन इन जासूसों ने सब बर्बाद कर दिया। उसने फोन का बटन दबाया। बाहर से चीखें आईं। 2 आदमी अंदर घुसे, बंदूकें थामे। कोई न हिले, विशाल ने कहा। मेरे पिता हमारे और बंदूकों के बीच खड़े हो गए। विशाल, बच्चे हैं ये, इन्हें जाने दे। बच्चे ही समस्या हैं। उन आदमियों ने बंदूकें उठाईं और तभी लाइटें चली गईं।
इमारत की हर लाइट गायब, पूरा अंधेरा। हमने विशाल को गाली देते सुना और फिर एक आवाज, मेरी दादी की झूलती कुर्सी की चरमराहट। ठीक वहीं ऑफिस में एक रोशनी टिमटिमाई, एक छोटी मोमबत्ती, और उसकी रोशनी में हमने उसे देखा। मेरी दादी। बहुत बुरे लड़के रहे हो विशाल, उन्होंने कहा। तेरे बाप को शर्म आती। विशाल पीछे हटा। तू मर चुकी है। मौत तो बस एक दरवाजा है। एक आदमी ने बंदूक चला दी। गोली उनके आर पार निकल गई। वह नहीं रुकी। तू मेरे परिवार का कारोबार चाहता था, लेकिन एक बात भूल गया, कुछ दादियाओं कभी देखना नहीं छोड़ती। मोमबत्ती बुझ गई। पूरा अंधेरा। हमने चीखें सुनी, संघर्ष की आवाजें, और फिर खामोशी। लाइटें फिर जल गईं। विशाल फर्श पर पड़े थे। मेज पर लिखा था, भेड़िया गया, अब चैन से रहो, मैं हमेशा देखती रहूंगी। मेरे पिता ने शुक्रिया कहा। विशाल गिरफ्तार हो गया, कारोबार बच गया, घर सुरक्षित हो गया, भेड़िया चला गया। तहखाने में हमें कुछ नया मिला, एक छोटा लिफाफा, अंदर एक चिट्ठी। प्यार मौत से भी मजबूत है, मैं हमेशा देखती रहूंगी। जब भी चमेली की खुशबू आए, समझना मैं हूं। उस रात हम चैन से सोए, चमेली की खुशबू के साथ। यह 45 साल पहले की बात है। मैं अब 63 साल की हूँ। अरमान गुजर गया। मेरे पिता 92 साल तक जिए। कारोबार अब अरमान के बेटे के हाथ में है। वह पूरी कहानी नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ, मरे हुए हमें छोड़कर नहीं जाते। वे उन खिड़कियों से देखते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, और कभी कभी वे वापस आने का रास्ता खोज लेते हैं। मैं जानती हूँ। मुझे आज भी चमेली की खुशबू आती है। मैं हर बार मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, कुछ दादियाँ कभी देखना नहीं छोड़ती। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो अभी सब्सक्राइब करें। प्यार मौत से भी मजबूत है। कमेंट में बताइए आप पर कौन नजर रख रहा है। मैं 63 साल की हूँ और मैं हर कमेंट पढ़ूंगी। अगली बार तक विश्वास करते रहिए, आप कभी नहीं जानते कौन सुन रहा है।